चलो आज हम लोग इंडियन इकोनॉमी में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन देखेंगे। चलो देखो, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो इसको समझने से पहले, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को समझने से पहले हमें दो तीन चीजों को समझना जरूरी है। तो सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि एक होता है ह्यूमन, फिर ह्यूमन से होता है ह्यूमन रिसोर्सेज, फिर इससे होता है ह्यूमन कैपिटल। तीनों का क्या प्रोसेस है? पहला देखो, पहला क्या है? ह्यूमन। ह्यूमन से ह्यूमन कैपिटल, और ह्यूमन कैपिटल ह्यूमन रिसोर्सेज, और ह्यूमन रिसोर्सेज से ह्यूमन कैपिटल। तो सबसे पहला ह्यूमन है। कोई भी पर्सन, जो इंसान है ना, ह्यूमन स्पीशीज में जिसका जन्म हुआ है वो क्या कहलाएगा? ह्यूमन। जब ये क्या करता है, थोड़ा बहुत स्किल प्लस थोड़ा बहुत नॉलेज, मतलब बहुत हायर लेवल पर नहीं लेकिन थोड़ा बहुत डेवलप कर लेता है ना। ये चीज अगर डेवलप कर लेता है ये, तो ये क्या बन जाता है? ह्यूमन रिसोर्सेज। और जब ह्यूमन रिसोर्सेज में क्या क्या प्लस हो जाता है? एजुकेशन, स्किल, हेल्थ, एक्सपर्टीज, ये सब जब आ जाएगा तो वो बन जाएगा क्या? ह्यूमन कैपिटल। ठीक है। अब देखो कि अगर किसी कंट्री में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हो, लेकिन वो पॉपुलेशन ह्यूमन का हो, और किसी कंट्री में बहुत कम पॉपुलेशन हो लेकिन वो पॉपुलेशन ह्यूमन कैपिटल का हो, तो दोनों में से कौन सा कंट्री सबसे ज्यादा डेवलप्ड होगा? जिसके पास ये ज्यादा है ना। क्योंकि इसमें क्या है? एजुकेशन आ गया, स्किल आ गया, हेल्थ आ गया, एक्सपर्टीज आ गया, मतलब इसकी प्रोडक्टिविटी क्या होगी? बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गया। इसकी प्रोडक्टिविटी क्या होगी? ज्यादा होगी। इसकी प्रोडक्टिविटी बिल्कुल जीरो है, इस वाले का इससे थोड़ा सा ज्यादा प्रोडक्टिविटी है ना। सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी किसकी है? ह्यूमन कैपिटल की। तो कोई भी कंट्री, किसी भी कंट्री का मेन प्रायोरिटी क्या होना चाहिए कि उसे अपने ह्यूमन को ह्यूमन रिसोर्सेज से और ह्यूमन रिसोर्सेज को ह्यूमन कैपिटल में क्या करना चाहिए? कन्वर्ट करना चाहिए, है ना। किसी भी कंट्री में अगर जिस कंट्री में ह्यूमन कैपिटल ज्यादा होगा वो कंट्री बहुत इजीली और बहुत कम टाइम में क्या हो जाएगा? डेवलप्ड होगा। और जिस कंट्री में ह्यूमन रिसोर्सेज रहेगा, ह्यूमन रहेगा, वो कंट्री बहुत जल्दी डेवलप नहीं कर सकता है जब तक कि वो अपने रिसोर्सेज या ह्यूमन को ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट ना कर ले। ठीक है। तो दो कंट्री का यहां पर हम एग्जांपल ले लेते हैं। एक कंट्री है इंडिया और एक कंट्री है जापान। अब जरा देखो कि इंडिया के अंदर ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट कंट्री है बाय पॉपुलेशन, है ना। पॉपुलेशन इसका क्या है? वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर पर ये है, और इसका पॉपुलेशन बहुत कम है, हमारे तुलना में तो बहुत कम है ना। जापान का पॉपुलेशन बहुत कम है। फिर जापान के पास अपना नेचुरल रिसोर्सेज भी नहीं है, नेचुरल रिसोर्सेज भी बहुत ज्यादा नहीं है।
इंडिया के पास अपना नेचुरल रिसोर्सेज भी है, लेकिन फिर भी इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है। इंडिया क्या है? एक डेवलपिंग कंट्री, और जापान एक डेवलप्ड कंट्री है। इसके पीछे का जो राज है वो ये है कि इंडिया में जो भी पॉपुलेशन है वो या तो ह्यूमन है या थोड़ा बहुत वो ह्यूमन रिसोर्सेज, यहाँ पर ह्यूमन कैपिटल बहुत कम मात्रा में पाया जाता है ना। इंडिया में ह्यूमन कैपिटल बहुत कम है, जबकि जापान में लगभग पॉपुलेशन ह्यूमन कैपिटल है। यहां सारे पर्सन वेल एजुकेटेड है, एक्सपर्ट है ना, सारे के सारे हेल्दी पीपल है। इसका मतलब ये है कि इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो केवल पॉपुलेशन है, जापान का पॉपुलेशन ह्यूमन कैपिटल है ना। इसलिए जापान एक डेवलप्ड कंट्री है और इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री, एक बैकवर्ड कंट्री। ठीक है, तो एक पर्सन है जिनका नाम है प्रोफेसर विपल। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा अ नेशंस ट्रू वेल्थ is neither in its land and water, nor in the forest and mines, nor in its folk and herds, nor in the dollars, but in its wealthy and happy men, women and children, है ना। तो एक स्कॉलर से, फिलोसफर है, उनका नाम है प्रोफेसर विपल्स। उन्होंने क्या कहा कि एक देश का असली जो संपत्ति है वो ना तो उस देश के अंदर पाए गए लैंड और वाटर में है, ना ही उस देश के फॉरेस्ट और माइंस में है, ना ही उनके फ्लॉक और हर्ड्स में है, ना ही डॉलर्स में है। उनका असली जो वेल्थ है वो किसमें है कि उस देश में महिलाएं, पुरुष, बच्चे सब खुश हैं, है ना। और सब खुश तब कब होंगे? जब उनके पास पर्याप्त रिसोर्सेज होगा, जब उनका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होगा। क्या कोई गरीबी में खुश रह सकता है? नहीं रह सकता, क्योंकि उनके पास पर्याप्त रिसोर्सेज नहीं है। और पर्याप्त रिसोर्सेज कब होगा? जब उनकी खुद की प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी। और प्रोडक्टिविटी ज्यादा कब होगी? जब वो ह्यूमन कैपिटल हो। ठीक है, एक तो होता है ह्यूमन कैपिटल, दूसरा किसी कंट्री में होता है फिजिकल कैपिटल। एक होता है ह्यूमन कैपिटल और एक होता है फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल में क्या आता है? जितने भी लैंड है, बिल्डिंग है, रॉ मटेरियल है ना, मिनरल्स है, ये सब के सब फिजिकल कैपिटल है। लेकिन जरा सोचो कि किसी के पास बहुत ज्यादा लैंड हो, बिल्डिंग हो, रॉ मटेरियल्स हो, मिनरल्स हो, लेकिन उसके पास ढंग के अच्छे एम्प्लॉय नहीं हो, तो क्या वो कंपनी डेवलप कर सकता है? क्या वो पर्सन डेवलप कर सकता है कभी? अगर अच्छा इंसान उसके साथ ना हो, जिसकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा हो, ऐसा इंसान उसके साथ ना हो। इन सबको कोऑर्डिनेट कौन करता है? किसी कंट्री के पास लैंड भी हो, बिल्डिंग भी हो, रॉ मटेरियल, मिनरल्स सब कुछ हो, लेकिन उसके पास एक क्वालिफाइड, एक वेल बोनाफाइड इंसान ना हो, योग्य इंसान ना हो, तो वो कंट्री क्या लाइफ में कभी सक्सेस कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास फिजिकल कैपिटल है ना, तो जरूरी नहीं है आप डेवलप्ड हो जाओगे। फिजिकल कैपिटल के साथ साथ आपके पास क्या होना चाहिए? ह्यूमन कैपिटल, है ना। एक एग्जांपल ऐसे समझो कि हमारे पूर्वज ने हमें बहुत ज्यादा जमीन वगैरह दे करके गए, बिल्डिंग वगैरह दे करके गए, है ना, और हम किसी काम के नहीं है, तो क्या वो जमीन को, उस बिल्डिंग से हम ग्रोथ कर पाएंगे कभी? उसको और बेच करके खा जाएंगे, है ना। ऐसे ही देश पे भी इंप्लीमेंट होता है।
कि देश के पास ये सारी चीजें पर्याप्त मात्रा में, बट देश के लोग ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लोग ही एजुकेटेड नहीं है, लोग ही ह्यूमन कैपिटल नहीं है, लोगों के पास स्किल नहीं है, हेल्दी पीपल नहीं है, एक्सपर्ट नहीं है, तो वो सारा का सारा क्या है, बेकार। ठीक है, अब बात आती है कि ह्यूमन कैपिटल होता क्या है। ठीक है, तो ह्यूमन कैपिटल बेसिकली होता क्या है, इसे ऐसे समझो, जब एक ह्यूमन कैपिटल क्या है, एक प्रकार का स्किल है जिसे एक पर्सन डेवलप करता है, किससे, एजुकेशन से, है ना, किससे, हेल्थ से, किससे, ट्रेनिंग से, है ना, किससे, माइग्रेशन से। तो वो क्या बन जाएगा, ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल क्या है, स्टॉक ऑफ स्किल पीपल विच एक्वायर्ड थ्रू एजुकेशन, हेल्थ, ट्रेनिंग, माइग्रेशन, इन सब से। एक बच्चा जो गांव में पल रहा था वो अब शहर में आ गया, अब वो शहर में पलने लग गया, वो आज तक गांव में पल रहा था, अब गांव का बच्चा जब शहर में आता है और शहर से वापस गांव जाता है तो क्या वो गांव का बच्चा ही लगता है। हम कहते हैं ना कि इसमें कितना डेवलपमेंट हुआ। तो माइग्रेशन से भी क्या होता है, माइग्रेशन का मतलब एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। ट्रेनिंग, मेरे पास थ्योरी नॉलेज तो बहुत है लेकिन मेरे पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है किसी चीज के बारे में, तो हमें क्या प्रोवाइड कराया जाएगा, ट्रेनिंग। ट्रेनिंग में हमें सिखाया जाएगा कि आप प्रैक्टिकली चीजों को कैसे, चीजों के साथ कैसे डील करना है, आपको कैसे काम करना है, तो इससे हमारा स्किल क्या होगा, डेवलप होगा। हेल्थ, अगर हमारे पास एक पर्सन ने कहा है कि अ साउंड माइंड रिसाइड्स इन अ साउंड बॉडी, मतलब साउंड माइंड का मतलब, साउंड का मतलब क्या होता है, स्वस्थ। एक स्वस्थ दिमाग स्वस्थ शरीर में ही निवास करता है। आपके पास बहुत पढ़े लिखे हैं, आपका दिमाग बहुत इंटेलिजेंट है, बट आप रोज बीमार रहते, तो क्या आप देश के लिए कुछ प्रोडक्शन करेंगे, नहीं करेंगे क्योंकि आप बीमार। आप देश के लिए कोई चीज उत्पादन करेंगे, नहीं करेंगे क्योंकि आप बीमार हैं। तो हेल्दी होना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ह्यूमन कैपिटल बनने के लिए। फिर एजुकेशन, एजुकेशन से क्या, तो एजुकेशन से हम क्या लेते हैं, नॉलेज एक्वायर करते हैं किसी चीज के बारे में, है ना। एजुकेशन हमारे सोशल आउटलुक को चेंज करता है, एजुकेशन हमें डेवलप करता है, एजुकेशन के बारे में हम दुनिया भर के नॉलेज लेते हैं एजुकेशन के थ्रू, है ना। तो एजुकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल एक्ट करता है। तो स्टॉक ऑफ स्किल, एबिलिटी, एक्सपर्टाइज, एजुकेशन, नॉलेजेबल इम्बॉडीड इन द पीपल, है ना। जब हम किसी पीपल को, किसी ह्यूमन को इम्बॉडीड कर देते हैं, किस चीज से, स्किल से, एबिलिटी से, एक्सपर्टाइज से, एजुकेशन से, नॉलेज से। इम्बॉडीड करने का मतलब क्या है, इक्विप्ड कर देना। अब सपोज एक पर्सन ये है ना, एक पर्सन ये है, ठीक है, और एक पर्सन ये है, क्लियर। दो लोग हैं, एक का नाम है ए और दूसरे का नाम है बी, ठीक है। ए ने अपने में कोई डेवलपमेंट नहीं किया, ए ने ना तो एजुकेशन लिया, ना तो इसने ट्रेनिंग ली, ना इसने अपने हेल्थ पे ध्यान दिया, कुछ भी नहीं किया। वहीं बी ने एजुकेशन लिया, स्किल डेवलप करी, ट्रेनिंग लिया, हेल्थ सिक्योर किया, ठीक है, एक्सपर्टीज इसके अंदर आ गया। अब बताओ जरा कि दोनों में ज्यादा प्रोडक्टिविटी कौन, किसका होगा, प्रोडक्टिव कौन होगा, बी। बी इन फ्यूचर क्या करेगा, अच्छा सैलरी,
या अच्छी इनकम जनरेट कर पाएगा। तो लिविंग स्टैंडर्ड भी का क्या होगा, इंप्रूव होगा। लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव होगा तो इसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, है ना, ये पॉवर्टी को काउंटर कर पाएगा, ठीक है। लेकिन ये क्या इन चीजों को कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो बी ने क्या किया, अपने आप को, बी ने क्या किया, बी एक ह्यूमन बॉडी था, बी क्या था, ह्यूमन बॉडी, और बी ने अपने आप में ये सारी चीजें क्या कर लिया, इक्विप्ड कर लिया, अपने आप में सारी चीजें क्या कर लिया, इक्विप्ड कर लिया। और इक्विप्ड करने के बाद बी ने क्या किया, बी ह्यूमन बॉडी से बन गया ह्यूमन कैपिटल। क्या बन गया, अब ये प्रोडक्टिव इंसान है, ये कुछ ना कुछ प्रोडक्शन कर रहा है, कुछ ना कुछ प्रोडक्शन कर रहा है, तो वो देश की जीडीपी में जुड़ रहा है, देश की जीडीपी में एडअप हो रहा है, तो देश की जीडीपी क्या हो रहा है, ग्रोथ कर रहा है। इसका मतलब इकोनॉमी ग्रोथ करेगा। इसका मतलब कि बी जैसे जितने भी देश में इंसान हैं, सब देश में, देश के जीडीपी में क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है। समझ में आया बात। तो बी ने क्या किया, बी ने इन सारी चीजों को इम्बॉडीड कर लिया। इम्बॉडीड का मतलब कि सारी चीजों को इसने अपने में इनहेल कर लिया। तो बी बन गया ह्यूमन कैपिटल, और ह्यूमन कैपिटल बना तो क्या क्या बेनिफिट मिला। और ए ने इन चीजों को इक्विप्ड नहीं किया, तो ए केवल ह्यूमन से ह्यूमन रिसोर्सेज तक गया और वहीं रुक गया, ठीक है। तो ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, जब कोई भी इंसान अपने आप को एजुकेशन से, एक्सपर्टीज से, स्किल से, हेल्थ से, अपनी एबिलिटी को बहुत ज्यादा क्या करता है, इनहेंस कर लेता है, तो वो कहलाता है ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। तो ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या है, स्किल। ह्यूमन कैपिटल बेसिकली क्या है, एक स्किल है that a person acquired through education, training, experience, इन सब से एक्वायर करता है। तो ह्यूमन कैपिटल, आपसे कोई पूछे ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, तो जब कोई इंसान अपने में एजुकेशन, ट्रेनिंग, है ना, हेल्थ फैसिलिटी से अपनी एबिलिटी वगैरह को क्या कर लेता है, इनहेंस कर लेता है, इंक्रीज कर लेता है, वो क्या बन जाएगा, ह्यूमन कैपिटल बन जाएगा। अब क्या है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ये पूरा का पूरा किससे रिलेटेड था, ह्यूमन कैपिटल से। ह्यूमन कैपिटल हम किसे कहेंगे। अब ह्यूमन कैपिटल अगर एक देश में ये फिजिकल कैपिटल है, तो इसका इफेक्टिव यूज कौन कर सकता है, ह्यूमन कैपिटल। लेकिन अगर उस देश में ह्यूमन कैपिटल की कमी है, तो इसका भी इफेक्टिव यूज नहीं होगा, और इसका इफेक्टिव यूज नहीं होगा तो देश में, देश के जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कम हो जाएगा, देश की एफिशिएंसी, इकोनॉमी की एफिशिएंसी कम हो जाएगी, एफिशिएंसी कम तो जीडीपी कम, जीडीपी कम तो वो इकोनॉमी बैकवर्ड रहेगा, है ना। उसके बाद तो ह्यूमन कैपिटल क्या करता है, तो ह्यूमन कैपिटल इफेक्टिव यूज करता है किस चीज का, फिजिकल कैपिटल का, है ना। फिजिकल कैपिटल का क्या करता है, इफेक्टिव यूज करता है। ह्यूमन कैपिटल बनने के लिए इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, किन किन चीजों पर, एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट, जैसे अभी आप लोग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन प्रोसेस में है, अभी आप लोगों के ऊपर क्या क्या किया जा रहा है, इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। अभी आप एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अभी आपके हेल्थ फैसिलिटी पे इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, बीच बीच में कोई अगर ट्रेनिंग आता है तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट करना होता है, अलग अलग चीजों पर इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। ये जब इन्वेस्टमेंट आपके ऊपर किया जाएगा तो आप ही एक दिन क्या बन जाओगे, ह्यूमन कैपिटल। आप क्या बन जाओगे, ह्यूमन कैपिटल। तो ह्यूमन कैपिटल बनने के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन नीड इन्वेस्टमेंट ऑन एजुकेशन, स्किल, ट्रेनिंग, हेल्थ, इन सब चीजों के ऊपर। इसका डेफिनेशन होगा ह्यूमन कैपिटल, लिखी लो, ह्यूमन कैपिटल रेफर्स टू अ स्किल, refers to the skill, human capital refers to the skill that a person acquire through education, health,
training, etc. that enhance their प्रोडक्टिविटी है ना। तो ह्यूमन कैपिटल क्या है, एक प्रकार का स्किल होता है जो इंसान किन किन चीजों से डेवलप कर सकता है, एजुकेशन से, हेल्थ से, ट्रेनिंग से, माइग्रेशन से, बहुत सारी चीजों से, जो एक इंसान की प्रोडक्टिविटी को क्या करता है। ह्यूमन रिसोर्सेज तो नॉर्मल है, केवल स्किल या कुछ छोटा मोटा नॉलेज रखता है तो वो ह्यूमन रिसोर्सेज है ना। बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, लाइट लेवल पे काम, जैसे लेबरर्स ग्रुप वगैरह होता है। लेबरर्स ग्रुप क्या है, सिर्फ ह्यूमन रिसोर्सेज है ना। तो ये आपका फिर ह्यूमन कैपिटल क्या करता है, जब कोई भी इंसान अपने आप को इम्बॉडीड कर लेता है, अपने को इक्विप का मतलब क्या होता है, अपने आप को पहना लिया, किन किन चीजों को, एजुकेशन, स्किल, ट्रेनिंग, हेल्थ, इन सबको अपने आप को पहना लिया, इक्विप कर लिया, तो वो क्या बन जाएगा, ह्यूमन से ह्यूमन कैपिटल बन जाएगा। ठीक है। फिर ह्यूमन कैपिटल बनने के लिए इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, देयर इज अ नीड ऑफ इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल टू प्रोड्यूस मोर ह्यूमन कैपिटल आउट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। अब देखो ये ह्यूमन रिसोर्सेज है, ये जितनी भी मुंडिया तुम्हें दिख रहा है ये सब ह्यूमन रिसोर्सेज है, ये क्या है, एचआर। ठीक है। अब इस सब के ऊपर जब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, इन सब के ऊपर हमने क्या किया, इन्वेस्टमेंट किया, इन सब के ऊपर इन्वेस्ट, तो ह्यूमन रिसोर्सेज में से हमने किसको निकाला, ह्यूमन कैपिटल को। अब इस वाले उसमें जो जो आ रहा है वो क्या बन रहा है, ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, वही क्या बन रहा है। तो ह्यूमन कैपिटल पर इन्वेस्टमेंट की नीड होती है ताकि ज्यादा से ज्यादा ह्यूमन रिसोर्सेज में से लोग ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट हो सके। क्लियर है ना। उसके बाद सोसाइटी को हमेशा ज्यादा से ज्यादा ह्यूमन कैपिटल चाहिए, है ना, कॉम्पिटेंट पीपल्स चाहिए, ताकि सोसाइटी और ज्यादा कॉम्पिटेंट पीपल्स को क्या कर सके, इंजीनियर मेक्स एक्स्ट्रा इंजीनियर, है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑल्सो मेक्स एक्स्ट्रा चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर मेक्स एक्स्ट्रा डॉक्टर, है ना। तो ये सब इस तरीके से ह्यूमन कैपिटल है। इंडिया के अंदर जो 7th 5-year प्लान था वो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के ऊपर पूरा का पूरा बनाया गया था। अब हम यहां से आ जाते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो जिस कंट्री में जितना ज्यादा पढ़े लिखे लोग होंगे उतना ही ज्यादा वो कंट्री, उस कंट्री की प्रोडक्टिविटी, उस इकोनॉमी की एफिशिएंसी उतना ही इंप्रूव करेगा। और जितना ज्यादा पढ़े लिखे लोग होंगे उतना ज्यादा उस सोसाइटी में और ज्यादा पढ़े लिखे लोग आएंगे, है ना। और जितना ज्यादा पढ़े लिखे लोग होंगे उतना ही उस सोसाइटी की एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, एफिशिएंसी इंप्रूव होगी तो वो सोसाइटी उतना ही डेवलप होगा। ठीक है। अब हम आ जाते हैं सीधे सीधे कहां, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पे। ठीक है। तो अब है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो देखो जो एग्जिस्टिंग ह्यूमन कैपिटल है ना, एग्जिस्टिंग ह्यूमन कैपिटल में जब हम और प्लस कर देते हैं, है ना, प्लस कर देते हैं मोर पीपल्स को विद एजुकेशन, या मोर पीपल्स विद एजुकेशन, हेल्थ,
एक्सपर्टीज, एबिलिटी, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा, वही कहलाएगा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। वही क्या कहलाएगा, जैसे मान लो कि 2024 में हमने हमारे इंडिया के अंदर सपोज कि 10 लाख ह्यूमन कैपिटल था, यानी 10 लाख लोग ऐसे थे जो एजुकेटेड थे, स्किलफुल थे, नॉलेजेबल थे, एक्सपर्ट थे, हेल्दी पीपल थे। और 2025 में हमने इसमें 5 लाख और ऐसे लोगों को जोड़ दिया इन्वेस्टमेंट करके, तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, अब टोटल ह्यूमन कैपिटल हमारे पास कितना है, 15 लाख, ठीक है, इसमें से एग्जिस्टिंग को माइनस कर दिए तो टोटल ह्यूमन कैपिटल हमने कितने का किया, 5 लाख का, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हम इसी को कहेंगे। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का डेफिनेशन लिख लो, लिखो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन refers to that process of addition made to the stock of addition made to the stock of skilled and capable peoples, in a country over a period of time, तो जितने भी एग्जिस्टिंग ह्यूमन कैपिटल उसमें ऐसे और ज्यादा से ज्यादा जितने लोगों को एडिशनल हमने ऐड किया है ना, उसी को हम क्या कहेंगे, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। इसके सोर्स क्या है, कैसे ह्यूमन कैपिटल बनाएंगे, तो उसके लिए है सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो कैसे हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बनाएंगे, तो सबसे पहला एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, एजुकेशन के ऊपर एक्सपेंडिचर करके हम क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा ह्यूमन कैपिटल फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। देखो क्या कहता है, लेबर स्किल of an educated people is more than that of an uneducated people। अब एक पढ़े लिखे इंसान से एक अनपढ़ इंसान का, है ना, जो स्किल होता है वो ज्यादा होता है, यानी हमेशा एक पढ़े लिखे इंसान से एक अनपढ़ इंसान कम कमाएगा, क्योंकि उसकी स्किल क्या है, कम है ना। इसलिए ये जरूरी है कि एजुकेशन पर हमें ज्यादा से ज्यादा क्या करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है, और एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज को ज्यादा से ज्यादा क्या करना चाहिए, स्पेंड करना चाहिए, ठीक है। तो देखो एक
पर्सन के ऊपर हम एजुकेशन, उसके एजुकेशन के ऊपर खर्च करते हैं, ये ठीक वैसा ही है जैसे कंपनी के अंदर हम कैपिटल गुड्स के ऊपर खर्च करते हैं, है ना। ये ठीक वैसा ही है जैसे हम मशीनरी के ऊपर खर्च करते हैं। तो मशीनरी के ऊपर जितना ज्यादा हम खर्च करेंगे, कंपनी की प्रोडक्टिविटी क्या होगी, उतना ज्यादा इंक्रीज होगा। ठीक उसी प्रकार जितना ज्यादा हम एजुकेशन के ऊपर खर्च करेंगे, लोगों की प्रोडक्टिविटी उतना ही क्या होगा, इंप्रूव करेगा। ठीक है, उसका फ्यूचर इनकम, उसका लिविंग स्टैंडर्ड उतना ही ज्यादा क्या होगा, इंप्रूव करेगा। जैसे एक कंपनी के अंदर मशीनों के ऊपर हम खर्च करके कंपनी की एफिशिएंसी को क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, कंपनी की प्रोडक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक उसी प्रकार जब हम एजुकेशन के ऊपर खर्च करेंगे, एजुकेशन के ऊपर ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो उससे लोगों की स्किल डेवलप होगी, और स्किल डेवलप होने के बाद उसकी प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन दोनों क्या होगा, इंक्रीज होगा, जिससे उसका फ्यूचर इनकम भी बढ़ेगा और लिविंग स्टैंडर्ड भी मेंटेन रहेगा। ठीक है, तो एजुकेशन बेसिकली क्या करता है, तो एजुकेशन ह्यूमन डेवलपमेंट और ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करता है। ह्यूमन डेवलप के साथ साथ इकोनॉमी की डेवलपमेंट और ग्रोथ में क्या करता है, हेल्प करता है। कोई भी किसी भी देश के अंदर अगर ज्यादा से ज्यादा एजुकेटेड पीपल्स होंगे तो वो कंट्री जल्दी ग्रोथ करेगा, है ना। और जिस कंट्री में ज्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे, क्योंकि पढ़े लिखे होंगे तो वो साइंटिफिक होंगे, साइंटिफिक होंगे तो उनका सोशल आउटलुक भी चेंज होगा, जो सामाजिक विचारधारा है वो भी बदलेगा, है ना। वो ज्यादा मनी ओरिएंटेड होंगे, मनी ओरिएंटेड होंगे तो वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा वो समाज को और खुद को क्या करेगा, डेवलप करेगा। ठीक है, तो ये कैसे एजुकेशन जो है वो डेवलपमेंट और ग्रोथ में कैसे कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, तो ये सोसाइटी को वो नॉलेज प्रोवाइड करता है जिससे सोसाइटी जो चेंजेज है उसको समझ पाए और साइंटिफिक एडवांसमेंट को समझ पाए, है ना। तो एजुकेशन क्या करता है, लोगों को जो चेंजेज है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेज है, साइंटिफिक एडवांसमेंट है, उसको समझने के लिए कैपेबल बनाता है ना। जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारी टेक्नोलॉजी चेंज होगी, जो पढ़े लिखे लोग हैं उस टेक्नोलॉजी को तुरंत अडॉप्ट कर लेते हैं, लेकिन जो अनपढ़ लोग हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो उस चीज को तुरंत अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं, है ना। तो एजुकेशन आपको क्या करता है, आपको एबल बनाता है इस चीज के लिए कि आप जो ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आया है, साइंटिफिक एडवांसमेंट है, चेंजेज है, इसको तुरंत आप क्या कर लो, एडॉप्ट कर लो। क्योंकि अगर हम चेंज को एडॉप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे देखो, एक एंशिएंट से मॉडर्न में आने के लिए कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो एसेंशियल है, वो है चेंज। वो क्या है, चेंज। ठीक है, डायनेमिक बिहेवियर, हम यहां हैं और यहां से हमें आना है मॉडर्न एरा में, तो हमें अपने अंदर क्या लाना चाहिए, चेंज। हमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को समझना चाहिए, साइंटिफिक चेंज को समझना चाहिए, सोशल आउटलुक को चेंज करना चाहिए, हर एक चीज में अपने आप को क्या करना चाहिए, बदलते रहना चाहिए। और जब बदलते रहेंगे हम अपग्रेड करेंगे, लेकिन अपग्रेड करेंगे कैसे, हमें एजुकेशन होगा तो वो हमें बताएगा कि आपको इस तरीके से अपने आप को क्या करना चाहिए, चेंज करना चाहिए। और जब हम इस तरीके से अपने आप को चेंज कर लेंगे तो हम अपने आप को मॉडर्न एरा तक लेकर के जा सकते हैं, हम अपनी प्रोडक्टिविटी को इनहेंस कर सकते हैं। दूसरा कि ये इन्वेंशन और इनोवेशन दोनों को प्रमोट करता है। तो एजुकेशन क्या करता है, एजुकेशन ब्रिंग चेंज। एजुकेशन क्या लाता है, चेंज लाता है। एजुकेशन क्या करता है, एजुकेशन इन्वेंशन और इनोवेशन दोनों को लाता है। अब ज्यादा एजुकेटेड पीपल होंगे तो वो ज्यादा साइंटिफिक होंगे, वो नई नई चीजों को इन्वेंट करेंगे, है ना। और जो चीज पुरानी है उसमें ज्यादा इनोवेट करेंगे,
है ना, टाइम के हिसाब से। तो एजुकेशन क्या करता है, स्टिमुलेट करता है इन्वेंशंस एंड इनोवेशंस, ठीक है। अब देखो जो एजुकेटेड पीपल्स होंगे वो तुरंत न्यू टेक्नोलॉजी को क्या कर लेते हैं, ग्रैब कर लेते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी के साथ तुरंत एडजस्ट कर जाते हैं। लेकिन जो अनएजुकेटेड होंगे वो न्यू टेक्नोलॉजी के साथ तुरंत एडजस्ट कर लेंगे अपने आप को, नहीं कर पाएंगे, है ना। इसलिए जो एजुकेटेड पीपल होता है वो चीजों को समझता है, वो चेंज को समझता है, वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को समझता है, साइंटिफिक एडवांसमेंट को समझता है। दैट्स व्हाई ही अडॉप्ट टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, है ना। लेकिन ऐसा, अब सोचो एक कंजर्वेटिव टाइप इंसान है, वो मॉडर्निटी को देखना ही नहीं चाहता। क्यों नहीं देखना चाहता, क्योंकि मॉडर्निटी को वो समझ नहीं रहा है। ये ठीक उसी मैथ की क्वेश्चन की तरह है, जिसे हम समझना चाहते हैं, समझ में नहीं आ रहा है तो हम स्किप कर देते हैं, है ना। स्किप इसलिए कर देते हैं क्योंकि बेटा आंख बंद कर लेने से हम अगर ये सोचेंगे कि बाघ सामने आ गया, हम आंख बंद कर लेंगे तो बाघ को देखेंगे नहीं, मैं बच जाऊंगा, है ना। ऐसा अगर होता तो फिर तो हो गया, जितने बार बाघ देखते फिर तो हम बाघ के साथ साथ चलते, जब वो हमला करता तो आंख बंद कर लेते, है ना। समस्या सामने आए और खुद को भगा देना, है ना, ये दो ही कंडीशन में हो सकता है। या तो आप उस समस्या से बहुत डरते हो या आप उसे समझना नहीं चाहते, है ना। जो इलिटरेट लोग या जो अनएजुकेटेड पीपल्स होते हैं वो ज्यादातर समस्याओं को ठीक से समझ नहीं पाते, ज्यादातर चीजों को ठीक से समझ नहीं पाते, इसलिए लगता है कि ये उनकी समस्या है, ये बहुत बड़ी समस्या है ना। तो इसलिए जब नया नया कोई मेडिसिन आता है, कोई क्या कहते हैं उसको, ये कोरोना वगैरह में क्या होता है, वो इंजेक्शन लगता है, वैक्सीनेशन, ये सब कार्यक्रम चलता है, तो हम देखते हैं कि जो लोग गांव के थोड़े से अनएजुकेटेड पीपल, रिमोट एरिया के होते हैं, वो डॉक्टर की टीम पर हमला कर दिया, है ना, क्योंकि उनके लिए ये समस्या है। उनके कान में अभी कोई भी जाकर के बोल देगा कि ये चीज मत करना, ये खतरनाक है, तुम मारे जाओगे, और वो खुद का उनका एक्सपेरिमेंट कुछ नहीं है, क्योंकि वो अनएजुकेटेड है, वो जानते ही नहीं है ये चीज क्या है। तो वो करते क्या है, अपने बचाव में हमला कर देते हैं, है ना। अगर वो ये चीज यही एजुकेटेड पीपल ऐसा करेगा, एक योग्य व्यक्ति, एक शिक्षित व्यक्ति ऐसा कभी करेगा? कभी नहीं करेगा, क्योंकि वो समझ रहा है कि ये किस चीज के लिए बना है, क्यों बना है, क्या इसमें चेंजेज आया है, इससे क्या नुकसान है, क्या फायदे है, सब कुछ स्टडी करके बैठा हुआ है। वो कभी ऐसा नहीं करेगा। इसलिए कहा जाता है कि जहां पर ज्यादा अनएजुकेटेड लोग होते हैं, जिस कंट्री में, जैसे अफगानिस्तान ले लो, है ना, जैसे एक छोटा मोटा एग्जांपल हम पाकिस्तान का भी ले सकते हैं, तो अनएजुकेटेड पीपल जहां पर ज्यादा होगा वो ज्यादा कंजर्वेटिव होगा, है ना। जरूरी नहीं है, लेकिन एक हद तक ऐसा माना जाता है कि जहां पर अनएजुकेटेड पीपल्स ज्यादा होते हैं वो ज्यादातर कंजर्वेटिव होते हैं। कंजर्वेटिव का मतलब कि वो अपने आप को मॉडर्न नहीं बनाना चाहते, मॉडर्निटी से नफरत करते हैं, है ना। वो जैसा है वैसा ही रहना चाहते, वो अपने कल्चर कस्टम को छोड़ करके आगे नहीं बढ़ना चाहते। तो कस्टम कल्चर को आप थोड़ा सा आपको इग्नोर करना पड़ता है अपने चेंजेस में। अब ये तो नहीं है कि धोती कुर्ता या फिर ऐसा कुछ चीज जो कस्टम कल्चर में आता हो और उसे लेकर के हम पूरा हर जगह सरवाइव कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है ना। थोड़ा बहुत हमें बैलेंस करना पड़ता है, थोड़ा बहुत हमें सेक्रीफाई करना पड़ता है ना। तो उसी को कहते हैं चेंज। अब टेक्नोलॉजी अगर चेंज हुआ और आप उसको इसलिए नहीं अडॉप्ट कर पा रहे हो कि वो आपके परंपरा से रिलेटेड नहीं है, वो आपके संस्कृति, कल्चर, कस्टम से रिलेटेड नहीं है, तो आप बैकवर्ड हो जाओगे, आप पीछे रह जाओगे। इसलिए कहते हैं कि एजुकेशन लेने से हमारा सोशल आउटलुक चेंज होता है, हमें अपने कल्चर, कस्टम के बारे में और डीपली जाकर के अच्छे से पता चलता है कि हाँ, हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं, या
क्या क्या चीजें और हम इसमें नया कर सकते हैं और ला करके इसमें जोड़ सकते हैं, ये चीजें हमें बताता है। एजुकेशन हमें अवेयर करता है, हमें चीजों को मानने की जगह जानने की कैपेसिटी हम में ज्यादा पैदा कर देता है ना। तो जब हम ये चीज अपने अंदर, जब मानने की जगह जानने की इच्छा ज्यादा हम अपने अंदर कैपेसिटी पैदा कर लेते हैं, तो चीजों को हम लॉजिकली देखना शुरू करते हैं, लॉजिक के ऊपर रख करके हम देखना शुरू करते हैं। और जब हम चीजों को लॉजिकली देखते हैं तो क्या बैड है क्या गुड है अच्छी तरीके से समझ जाते हैं। तो इसलिए टेक्नोलॉजिकल चेंज को एडॉप्ट करना एक एजुकेटेड पर्सन के लिए इजी होता है, जबकि एक अनएजुकेटेड पर्सन के लिए यही चीज काफी हार्ड होता है। ठीक है, फिर और क्या है, एजुकेशन जो होता है वो हायर अर्निंग कैपेसिटी इंसान के अंदर डालता है ना, ताकि वो अपने प्राइड के साथ या प्राइड में सम्मिलित रहे, है ना, और वो सेल्फ रिस्पेक्ट को भी बनाए रखे। तो एजुकेशन क्या करता है, एजुकेशन किसी इंसान की अर्निंग कैपेसिटी को क्या करता है, इंप्रूव करता है। और एक चीज आप देखोगे कि जहां पर इनकम, हायर इनकम होता है, जहां पर इनकम सभी लोगों के अंदर पास बहुत ज्यादा हो, इनकम जहां पर, इनकम क्या करता है, सोसाइटी में इक्वेलिटी लाता है सभी चीजों में। जैसे आप देखोगे कि जो मिडिल फैमिली है या लोअर फैमिली है उसमें कास्टिज्म बहुत ज्यादा होता है ना, लेकिन आप हायर लेवल इनकम वाले में कास्टिज्म देखोगे कम है ना। क्यों कम है, क्योंकि इनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी हो चुकी है कि ये इन सब छोटी मोटी चीजों से ऊपर उठ चुके हैं, है ना। इनमें कास्टिज्म, उसके बाद धर्म, ये सब चीजें समाप्त हो जाती है, ये सब एक ही हो जाते हैं, इन सब का एक नया कास्ट बन जाता है ना, कैपिटलिस्टिक क्लास। और जो मिडिल क्लास होते हैं, जो लोअर फैमिली होते हैं, ये करेंगे हिंदू मुस्लिम, ये करेंगे, ये यादव है, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये है, ये वो है, तरह तरह के क्लास कास्ट बाहर करेंगे, एक एक ढूंढ ढूंढ करके बाहर करेंगे, है ना। और जब अब सोच लो कि एक सबसे लोअर क्लास में SC ST में आता है, एक फॉरवर्ड क्लास में आता है, दोनों की इनकम एक जैसी है ना, दोनों की इनकम एक जैसी है। ये भी, इसके पास भी बहुत सारा पैसा है, इसके पास भी बहुत सारा पैसा है, इसके पास भी लग्जरी कार भरा हुआ है, बंगलो है, खूब आलीशान बंगलो है, इसके पास भी वैसा ही है। इन दोनों का कास्ट कहाँ गया पता ही नहीं चल रहा है दोनों को, दोनों के घर में एक दूसरे की शादी हो रही है। और यही तुम मिडिल क्लास में, लोअर क्लास में आ जाओ, अरे हम फॉरवर्ड हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम का निचले जात में शादी करेंगे, है ना, खानदान खत्म कर देंगे, खून खच्चर कर देंगे, है ना। तो इकोनॉमिक पावर आ जाने से क्या होता है, बहुत सारी समस्या अपने आप, और इकोनॉमिक पावर आने से पहले, एजुकेशन आने से बहुत सारी समस्याएं क्या हो जाती है, अपने आप काउंटर हो जाता है ना। अगर आपके पास एजुकेशन आ गया तो बहुत सारी समस्याओं का हल आपका वही क्लियर है। आप अपने राइट्स एंड ड्यूटीज को समझना स्टार्ट कर देंगे, और हर एक इंसान अगर राइट्स एंड ड्यूटीज समझने लग गया तो जापान जैसा बन जाएगा, है ना। जापान में अभी हालिया समय में एक रूल ऐसा आया कि एक हाईवे पर टोल टैक्स मशीन खराब हो गया, तो हम जब हाईवे से क्रॉस करते हैं तो कार वाले को, बाइक वाले को, सबको टोल टैक्स देना पड़ता है। वहां पर एक टोल टैक्स पूरा का पूरा यूनिट ही खराब हो गया, खराब हो गया तो वो टोल टैक्स वहां पर डिडक्ट होता नहीं था। जितने सारे कार आते थे जाते थे, कार, जितनी सारी कार आ रही है जा रही है, सब एकदम आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई टोल टैक्स नहीं, कोई डिडक्शन नहीं हुआ। अब ये बात उन लोगों को पता चला जो वो कार अप एंड डाउन कर रहा है, उन लोगों को पता चला कि यार वो जिस टोल टैक्स से हम क्रॉस किए थे ना वो खराब चल रहा है, कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया, ग्लिच आ गया। तो उन लोगों ने घर जा जा करके सरकार को टोल टैक्स पे किए कि साहब मैं इस टोल टैक्स से पास किया था और टोल टैक्स कटा नहीं, है ना,
कुछ टेक्निकल ग्लिचेज आ गए थे, कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गया था, ये रसीद रहा, मैं टोल टैक्स भर दिया होगा आपका और सरकार को मेल कर दिया। इतने रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हमारे यहाँ टोल टैक्स देखे तो खेत से गाड़ी ऐसे निकालेंगे, साइड से, बगल से होते हुए, ये जैसे ये टोल टैक्स है, ये टोल टैक्स, ये हाईवे है और ये खेत है, तो गाड़ी सीधे यहां से नीचे करेंगे, खेत से ऐसे ले जाकर टोल टैक्स के क्रॉस करके उधर ले जाएंगे कि पैसा ना लग जाए। और जापान वाले देखो, घर आ गए, टोल टैक्स खराब, टोल घर से पेमेंट की, इतना रिस्पॉन्सिबल है। सोचो क्यों? सारे के सारे एजुकेटेड हैं, राइट्स एंड ड्यूटीज दोनों जानता है अच्छी तरीके से। इसका मतलब यह है कि जितनी भी समस्या है उसका एक ही निदान है, क्या? एजुकेशन, ट्रेनिंग, स्किल, हेल्दी पीपल, है ना। ये आपकी इकोनॉमिक कैपेसिटी को एनहेंस करेगा, और आपकी इकोनॉमिक कैपेसिटी अगर आपका सही हो गया तो इससे क्या होगा? आपके सारे प्रॉब्लम, इकोनॉमी की सारी प्रॉब्लम हट गया। जितने भी डेवलप्ड कंट्री है उसमें देख लो, है ना। तो पहला क्या है, ज्यादा से ज्यादा हम एजुकेशन के ऊपर क्या कर सकते हैं? एक्सपेंडिचर करके ज्यादा से ज्यादा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कर सकते हैं। क्लियर? दूसरा जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो है हेल्थ, है ना। तो जैसे मैंने बताया, अ साउंड बॉडी रिसाइड्स इन अ साउंड माइंड रिसाइड्स इन अ साउंड बॉडी, है ना। एक स्वस्थ मस्तिष्क या एक स्वस्थ दिमाग एक स्वस्थ शरीर में ही वास करता है। तो आप कितने भी पढ़े लिखे हो, कितने भी इंटेलिजेंट हो, कितने भी प्रोडक्टिव हो, बट आप रोज इलनेस से फाइट करते हो, बीमारी से फाइट करते हो, जूझ रहे हो, आपकी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और आप सोसाइटी को वो चीज नहीं दे पाओगे जो सोसाइटी आपसे, आपके एजुकेशन से एक्सपेक्ट कर रही है। तो इसके लिए जरूरी है कि आप हेल्दी रहो। किसी देश में अगर हेल्दी पीपल है, यंग पीपल है, तो वो ज्यादा अनहेल्दी और जो पॉपुलेशन कंपोजिशन ओल्ड वाला है उसके कंपैरिजन में जल्दी डेवलप करेगा, है ना। अब हेल्थ फैसिलिटी कैसे है? तो प्रिवेंटिव मेडिसिन, इसका आप यूज कर सकते हैं। प्रिवेंटिव मेडिसिन क्या? कोई बीमारी फैलने से पहले वैक्सीनेशन वगैरह करवा लिया, ये प्रिवेंटिव मेडिसिन होता है। एक होता है क्यूरेटिव मेडिसिन। क्यूरेटिव मेडिसिन क्या होता है? तो क्यूरेटिव मेडिसिन होता है ड्यूरिंग इलनेस, है ना। जब आप बीमार पड़ गए और बीमार पड़ने के बाद जो मेडिसिन आप ले रहे हैं, मेडिकल फैसिलिटी अवेल किया जा रहा है, उसको हम कहेंगे क्यूरेटिव मेडिसिन। और एक होता है सोशल मेडिसिन, जागरूकता, सैनिटेशन, साफ सफाई को लेकर के, हाइजीन को लेकर, हाइजीन वगैरह इन सबको मेंटेन करना, है ना। इन सब चीजों को लेकर के, जो साफ सफाई को लेकर के, जो जैसे अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जाता है ना। ज्यादातर जैसे हम कहीं से आते हैं, हाथ को साफ करना, अपने इर्द गिर्द साफ करना, कूलर साफ करना, ये साफ करना, एसी क्लीन करके रखना, है ना। महिलाओं को कई प्रकार से सिक्योर रहने के लिए हिदायत दी जाती है ना। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको क्या करना चाहिए, है ना। सैनिटरी पैड वगैरह ये सब कैसे यूज करना चाहिए, है ना। ये सब सैनिटेशन को लेकर के है। तो ये सब क्या कहलाएगा? सोशल मेडिसिन। बच्चों को किस प्रकार से रखना चाहिए, बच्चों के लिए किस प्रकार के फूड वगैरह यूज करना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या कहलाएगा? सोशल मेडिसिन। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए, ये सब के सब क्या है? सोशल मेडिसिन। तो दो आज मैंने, एक तो एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन करवा दिया और दूसरा एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, है ना। ये दो हो गया। हेल्थ में कौन कौन से? तो हेल्थ कैसे हमें ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ह्यूमन कैपिटल बनने में हेल्प करता है, वो मैंने आपको समझा दिया। एक हेल्दी पीपल एक अनहेल्दी से ज्यादा प्रोडक्टिव होगा, सबसे पहली बात। मेंटल हेल्थ या फिर फिजिकल हेल्थ। हेल्थ फैसिलिटी में तीन प्रकार के हेल्थ फैसिलिटी होंगे। कौन कौन से? प्रिवेंटिव, जिसमें हम वैक्सीनेशन वगैरह लेते हैं बीमारी को रोकने के लिए, जो हमारे इम्यून सिस्टम वगैरह को स्ट्रॉन्ग करता है। दूसरा क्यूरेटिव, ड्यूरिंग इलनेस, जो हम मेडिसिन, मेडिकल फैसिलिटी अवेल करते हैं वो। और तीसरा सोशल मेडिसिन, है ना।
तो आज इतना ही करते हैं, ठीक है।